वो लगा दे मणि ओ विंडो आज एक दो और से बाकी देखनी रहेगी ऑन करके देख लो और भी पेन ड्राइव वापस Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ मास। सर्कुलर मोशन का आपका टेस्ट होगा सैटरडे को। पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। सर सैटरडे तो क्लास नहीं है। सैटरडे को क्लास है, कोई नहीं संडे को। मैम कह रहे थे संडे टेस्ट कर देंगे बच्चे। एक्चुअली ड्यू टू रक्षाबंधन ना, यस संडे को हम ऑफ कर देंगे और संडे को आपका टेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, मंडे क्लास हम सैटरडे शिफ्ट कर देंगे। तो बच्चे सेंटर ऑफ मास आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है। अब तक आपको पता है आपने कौन कौन से चैप्टर पूरे कर लिए? काइनेमेटिक्स, इसमें 1D 2D हो गया, फिर मैंने करवा दिया आपको NLM, फिर मैंने आपको करवा दिया फ्रिक्शन, फिर मैंने आपको करवा दिया वर्क पावर एनर्जी, फिर मैंने आपको करवा दिया सर्कुलर मोशन। ये आपके चैप्टर डन है। इसमें 1 बाय 1 हम रिवीजन भी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसकी DPP भी सेंड करूंगा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमने जो कर रहे हैं स्टार्ट, वो कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास। ये 6th नंबर चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास। इसके अंदर बच्चे कुछ टॉपिक आएंगे जो अभी तक आपने यहाँ नहीं किए। आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक स्किप कर दिए सर ने। इसके अंदर सेंटर ऑफ मास मैं करवाऊंगा आपको, इम्पल्स करवाऊंगा आपको, मोमेंटम करवाऊंगा आपको और कोलिजन करवाऊंगा आपको। ये चैप्टर होंगे, ये सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स, मोमेंटम, ये टॉपिक अब होंगे हमारे। इन टॉपिक्स को करने के बाद हमारा जो चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है रोटेशनल मोशन। जब तक यहां तक नहीं हम पहुंचते ना, ये नहीं खत्म करते, तब तक आप ये सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जब तक हम ये नहीं खत्म करते तब तक ये पूरी मैकेनिक्स है, ये पूरी मैकेनिक्स है। जब ये मैकेनिक्स होगी, मोर देन 60% सिलेबस हमारा हो जाएगा, मोर देन 11 का। अब ये जो है ये 3-3 दिन का टॉपिक है। 3 दिन सेंटर ऑफ मास, 3 दिन इम्पल्स, 2 से 3 दिन इम्पल्स, 2 दिन मोमेंटम, 2 से 3 दिन कोलिजन। यानी 3 2 5 2 7 और 3 10 यानी ये 13 से 14 लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 13 से 14 लेक्चर में। तो फिर इसके बाद रोटेशन होगा, इसको मोर देन 1 मंथ लगेगा। ठीक है बच्चे, यानी आपका अगस्त सितंबर तक ये रोटेशन मोशन तक कंप्लीट होगा। सितंबर तक रोटेशन मोशन। इसके अंदर एक अगला चैप्टर ग्रेविटेशन भी हो सकता है सितंबर तक। उसके बाद मैं आपको बताऊं, बड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत इजी होने वाले चैप्टर हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर है। ये सारा पार्ट जो मैकेनिक्स का है ना, ये थ्योरेटिकल, ये कंसेप्चुअल ज्यादा है एक तरह का। इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होता है। लेकिन इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है रोटेशन मोशन के बाद, अगले चैप्टर आते हैं, बहुत इजी आते हैं, इजी होते हैं और थ्योरेटिकल होते हैं। वो न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, सारे थ्योरी है उनकी।
तो आपको यहाँ तक ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने हैं, और ये बेस भी है, यही कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले, थ्योरी वगैरह जो भी है इनकी, वो सारे +2 में यूज होंगे। तो रोटेशनल मोशन तक आपने चीजें टफ रहेंगी, थोड़ी सी आपको ध्यान से करनी पड़ेंगी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। ये हम कर चुके हैं, ये सारे चैप्टर हम कर चुके हैं। इसको 1 बाय 1 आप रिवाइज करना स्टार्ट कर लो। मैं इसकी ना 1 बाय 1 आपको एक ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी लेवल शीट दूंगा, आपने डिमांड करनी है, लेनी है मुझसे ये शीट, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी लेवल। इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर के, बिल्कुल एनसीईआरटी के रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे। अगर आप ये 100 क्वेश्चन की शीट कर लेते हो तो बच्चे ये सारे चैप्टर आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लग जाओगे। तो वो आपने डिमांड करनी है चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आज टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, सेंटर ऑफ मास, जिसको शॉर्ट में बोल देंगे सीएम। जैसे सीएम पंजाब का सीएम है, इसी तरह सेंटर ऑफ मास में भी सीएम होता है। सेंटर ऑफ मास होता क्या है, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। बच्चे आप लोगों ने पढ़ा है अब तक, किसी भी बॉडी को, आपको याद है मैंने आपको क्या पढ़ाया था, किसी भी बॉडी को हम क्या मानते थे, पॉइंट मास मानते थे। सभी बच्चों को याद है ये, किसी भी बॉडी को हम क्या मानते थे, पॉइंट मास मानते थे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में स्पेशली Yes, sir. कहा था। Yes. क्यों? वैसे बॉडी तो नंबर ऑफ मास पार्टिकल्स की बनी होती है, एक बॉडी के अंदर तो लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं। हाँ जी बच्चों, एक बॉडी के अंदर तो लाखों करोड़ों मास पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, Yes, sir. लेकिन हम पूरी बॉडी को क्या मानते थे, एक पॉइंट मास मानते थे। हम कहते थे ये पॉइंट मास की जो स्पीड होगी, जो इसकी एक्सेलरेशन होगी, वो सभी मास पार्टिकल्स की होगी, इसलिए हम पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास मानते थे अब तक। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये सभी मास पार्टिकल की सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड होगी जो एक मास पार्टिकल की होगी, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि ये व्हील है, व्हील पर ना आप एक बल लगा दो, ऐसे व्हील के ऊपर ऐसे ना बल लगा दो। जब आप व्हील के ऊपर बल लगाते हो, एक बल्ब लगा दो व्हील के ऊपर, जब ये व्हील घूम रहा होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर आकर जब ये बल्ब नीचे आता है तो ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है, और जब ये ऊपर जाता है तो ब्लड दिखाई देता है। देखा है आपने कि नहीं? व्हील, Yes, sir. व्हील के ऊपर अगर बल्ब लगा दो तो यहाँ पर ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा, यहाँ पर ज्यादा ब्लड दिखाई देगा। इट मींस यहाँ पर आकर स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है, और यहाँ पर स्पीड क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ब्लड तो तभी दिखाई दे रहा है। हाँ जी बच्चों बोलो, बच्चों यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अब ये चीज क्या हो रही है, ये मैंने जो बल्ब लगाए हुए हैं, यहाँ के बल्ब की स्पीड ज्यादा कम है और यहाँ के बल्ब की स्पीड ज्यादा है घूमने की। इट मींस एक बॉडी के अंदर जो मास पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, उनकी स्पीड सेम हो ये जरूरी नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बच्चों, ये ऐसा क्यों होता है, उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि ये सर्कुलर में होता है, ये लीनियर मोशन में नहीं होता, ये सर्कुलर मोशन में होता है ज्यादातर। सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था कि जो मास पार्टिकल होते हैं वो कोई ज्यादा, ये ऐसे ही अगर रॉड घूम रही है तो ये कम झूठा लेगा, ये ज्यादा, ये और ज्यादा, और ये और ज्यादा झूठा लेगा। याद है कि नहीं? यस सर। हाँ जी, तो इसके अकॉर्डिंगली स्पीड में डिफरेंस पड़ने की वजह से हम ये कहते हैं कि बॉडी के अंदर मास पार्टिकल का मोशन क्या होता है बच्चे, वो डिफरेंट होता है। तो हम उसी लिए, अब अगर एक बॉडी है बच्चे, इस बॉडी के अंदर तो बहुत ज्यादा मास पार्टिकल्स हैं, आप कितने मास पार्टिकल का मोशन कंसीडर करोगे, पढ़ोगे, ये तो बहुत टफ हो गया। हाँ जी बच्चों, एक बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मास पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप उन मास पार्टिकल्स के बारे में अकेले अकेले के बारे में पढ़ने लग जाओ, दैट इज वेरी टफ।
सही बात है कि नहीं? यस सर। तो हम क्या करते हैं, पूरे सभी मास पार्टिकल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मास को दे देते हैं, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। हम कहते हैं ये जो, जैसे एक सिटी है, एक हमारी पटियाला सिटी, मतलब पंजाब स्टेट है, यहाँ पर यहाँ के सभी लोगों को चलाने के लिए, सभी को देखने के लिए एक यहाँ का सीएम बनाया जाता है। ये सीएम को हर एक लोगों के बारे में पता है, ये बंदा क्या करता है, क्या काम करता है, कितने पैसे कमाता है, क्या खाता है, क्या पीता, कहाँ रहता है ना। उस सीएम को इस सभी मासिस के बारे में पता है। सिमिलरली हम पूरी बॉडी के सभी मास पार्टिकल के मोशन को स्टडी बच्चों नहीं कर सकते। उनके सभी के मोशन को पढ़ने के लिए हमें किसी मास पार्टिकल की ये जिम्मेदारी देते हैं कि तुमने इन सभी पर नजर रखनी है, सभी के मोशन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। उस मास पार्टिकल को नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। बच्चों क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? यू कैन डिफाइन इन योर ओन वर्ड्स। क्या होगा? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, center of mass is a point which characterize the motion of the body। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई है मैंने, बुक्स में तो बेकार सी डेफिनेशन लिखी होती है। ये मैंने आपको बताया है सेंटर ऑफ पॉइंट मास का मेन पॉइंट क्या होता है, किस लिए होता है। सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी के मोशन को बताने में हमें हेल्प करता है, कैरेक्टराइज करने में हेल्प करता है। बच्चों क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अभी तक मैंने आपको बच्चों ये बताया है सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इसके आगे हम चलते हैं बच्चों। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास में बच्चे, तो सेंटर ऑफ मास दो तरह के होते हैं। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों जो दो तरह के होते हैं, उसके अंदर अगर मैं बात करूं, सिस्टम मेरे पास दो हैं। एक होता है डिस्क्रीट मास सिस्टम, एक बच्चों होता है डिस्क्रीट मास सिस्टम, और एक बच्चों होता है कंटिन्यूस मास सिस्टम। एक डिस्क्रीट मास सिस्टम, एक होता है कंटिन्यूस मास सिस्टम। अगर मैं बच्चे बात करूं डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम का मतलब पता है किसी को क्या होता है? डिस्क्रीट मास सिस्टम का मतलब ये होता है किसी बॉडी के पास जो मास पार्टिकल हैं वो काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब किसी बॉडी के पास मास पार्टिकल या तो 1 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, यानी जो काउंटेबल हो, कहने का मतलब, राइट। अगर बॉडी के पास मास पार्टिकल्स काउंटेबल हैं तो उनका जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे डिस्क्रीट मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास को। अब कंटिन्यूस मास सिस्टम में क्या होता है बच्चे? कंटिन्यूस मास सिस्टम में एक रॉड है। एक रॉड कितने मास पार्टिकल्स की बनी होगी बताओगे मुझे? एक रॉड में कितने मास पार्टिकल्स होंगे? Lakhs of. लाखों करोड़ों मास पार्टिकल्स होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कंटिन्यूस मास सिस्टम। दो तरह के मास सिस्टम है, दोबारा फिर समझो। डिस्क्रीट मास सिस्टम, कंटिन्यूस मास सिस्टम। बच्चे डिस्क्रीट मास सिस्टम का मतलब ये होता है जिस बॉडी के पास जो मास पार्टिकल्स हैं वो मतलब काउंटेबल हो, 2 4 5 7 10 12, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस मास सिस्टम का मतलब होता है जिसके पास मास पार्टिकल लाखों करोड़ों हैं। अब बात ये है, हमने इसका भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखना है और इसका भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखना है। मैं आपको टिप बता देता हूं, इसका जो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं बच्चों, मैथमेटिकल टूल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए हम सिंपल मेथड यूज करेंगे। उस मेथड को मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक को बच्चे यूज करते हैं। क्लियर? Yes, sir. बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। मैं इसको रब कर दूं, यहां तक क्लियर है? आप नोट करते जाओ बच्चे। अभी तक मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप नोट कर लो।
फिर सेंटर ऑफ मास दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट मास सिस्टम और एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम। इसको आप नोट कर लो, ये दो चीजें नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको करवाता हूँ। समझ आ गया तो रब कर दूं? यस सर। लिखो फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। इसके अंदर बच्चों क्या है, ये y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, दिस इज माय x एक्सिस। इसके अंदर मास पार्टिकल्स हैं, m1 पढ़े हैं, m1 पढ़ा है, m2 पढ़ा है, m3 पढ़ा है, ये नंबर ऑफ मास पार्टिकल है। ये मेरा ओरिजिन है बच्चे, ओरिजिन से जो फर्स्ट मास पार्टिकल की दूरी है r1 पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से सेकंड मास पार्टिकल की जो पोजीशन है वो r2 है, ओरिजिन से थर्ड मास पार्टिकल की जो पोजीशन है वो r3 है। इसी तरह इन सभी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा, इसको मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ मास, जो यहां पर लाई कर रहा है इसकी जो पोजीशन है RCM है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो अब सेंटर ऑफ मास, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है, अभी मैं इसकी आपको डेरिवेशन नहीं करवा रहा बच्चे, इसकी डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला समझ लो, इसके साथ के न्यूमेरिकल कर लो, फिर मैं इसको आपको डेरिवेशन करवाऊंगा, अभी डेरिवेशन नहीं करवा रहा एग्जैक्टली। हाँ जी, इसकी जो RCM पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है, ध्यान से देखो, m1 मास इनटू पोजीशन वेक्टर r1, m2 इनटू पोजीशन वेक्टर r2, m3 इनटू पोजीशन वेक्टर r3 अप टू सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू। बच्चों बताओ ये क्लियर है कि नहीं? हाँ जी बच्चों, ये फॉर्मूले में देखो कोई डाउट है, कर लोगे आप? नो सर। ओके बच्चे, अब ये जो पोजीशन वेक्टर होता है बच्चे, इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होती है तुम्हें पता है? इस पोजीशन वेक्टर में x एक्सिस भी होता है, y एक्सिस भी होता है, z एक्सिस भी होता है, पता है ना आपको? इस पोजीशन वेक्टर में बच्चे x एक्सिस भी होता है, y एक्सिस भी होता है, z एक्सिस भी होता है। अगर मैं अकेला x एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास लिखूं तो क्या होगा, बताएगा कोई? इस पोजीशन वेक्टर के अंदर क्या कुछ है, x भी है, y भी है, z भी है। आपको याद है r वेक्टर क्या होता है? xi कैप, yj कैप, zk कैप, ये सभी बच्चों को पता है? बोलो बच्चों। यस। तो बच्चे अगर मैं यहाँ x लिख रहा हूं तो मैं यहाँ भी तो x लिखूंगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? m1 x1 m2 x2 m3 x3 प्लस अप टू सो ऑन m1 प्लस m2 प्लस m3। यस बच्चों, ये मेरा सेंटर ऑफ मास किसके अलोंग है? x एक्सिस के अलोंग है। इसी तरह सेंटर ऑफ मास y एक्सिस के अलोंग क्या होगा? m1 y1 m2 y2 m3 y3 अप टू सो ऑन अपॉन m1 m2 m3। क्लियर बच्चों? यस सर। z एक्सिस के अलोंग क्या होगा? m1 z1 m2 z2 m3 z3 अप टू सो ऑन अपॉन m1 m2 m3। ये क्लियर है आपको फॉर्मूले? ये मैंने फॉर्मूले की बच्चों डेरिवेशन नहीं करवा रहा, मैं इसकी अभी डेरिवेशन नहीं करवा रहा, डेरिवेशन पेंडिंग है। क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि डेरिवेशन हमारे कॉन्सेप्ट से हटकर है थोड़ी सी, उसका इस कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट आप इसका फॉर्मूला याद रखो, और फॉर्मूले से हमने इनकी पोजीशंस निकाली है सेंटर ऑफ मास की। बच्चों यहां तक कोई डाउट है?
No, sir. No, ओके sir. ओके बच्चों, मैं आगे कर रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया। हाँ जी बच्चों, अगर नोट कर लिया तो मैं आगे कर दूं। डन। रब कर रहा हूं बच्चे। Yes, sir. बच्चे अगर मैं आपको ये कहने लग जाऊं, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा z एक्सिस है, अगर मैं आपको ये कहने लग जाऊं कि ये मेरा पहला जो मास पार्टिकल m1 ये चलने लग गया, कितनी स्पीड से चलने लग गया, v1। इसी तरह जो मेरा दूसरा मास पार्टिकल है वो भी चलने लग गया, कितनी स्पीड से चलने लग गया, v2। इसी तरह बच्चों मेरा तीसरा मास पार्टिकल है m3, वो भी चलने लग गया, कितनी स्पीड से चलने लग गया, v3। सारे मास पार्टिकल बच्चे चलने लग गए यहां से। अगर ये चलने लग गए तो क्या होगा? हाँ जी बच्चों बोलोगे, अगर ये मास पार्टिकल चलने लग गए तो क्या होगा? मैंने आपको पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला करवाया था, m1 r1 m2 r2 m3 r3 अप टू सो ऑन अपॉन m1 m2 m3। ये तो याद है सभी को? Yes, sir. ओके बच्चे, अब अगर ये चलने लग गए तो इनकी वेलोसिटी होगी, तो मैं इसको वेलोसिटी की फॉर्म में लिखने के लिए इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं यहाँ पर, m1 dr1 अपॉन dt, m2 dr2 अपॉन dt, m3 dr3 अपॉन dt अप टू सो ऑन अपॉन m1 m2 m3 अप टू सो ऑन। बच्चों इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या होगा, m1, इसको बोलते हैं v1, m2 v2, m3 v3 अप टू सो ऑन m1 m2 m3 अप टू सो ऑन। बच्चों ये बताओ आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? हाँ जी बच्चों। Yes, sir. सिमिलरली एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, m1 a1 m2 a2 m3 a3 अप टू सो ऑन m1 m2 m3 अप टू सो ऑन। ये आप जल्दी से नोट कर लो, फटाफट इसको नोट कर लो बच्चों। कर लिया नोट? बच्चों नोट कर लिया इसको? Yes, sir. मैं इसको रब कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा बच्चों, ये मेरा y एक्सिस है, दिस इज माय x एक्सिस, यहाँ पर एक मास पार्टिकल है m, यहाँ पर एक मास पार्टिकल है 2m। ठीक है, ये आपस में कितने डिस्टेंस पर है, 6 मीटर पर है। फाइंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आपने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन बच्चों, मैंने अगर इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, फर्स्टली आई हैव टू राइट देयर कोऑर्डिनेट्स। तुम्हें आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर कौन कौन सी चीजें जीरो होती हैं? एक्स एक्सिस पर ये ओरिजिन है, यहाँ पर तो तीनों चीजें जीरो होंगी बच्चे। यहाँ पर एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, जेड भी जीरो होगा। यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, कोई बता सकता है? ये पॉइंट क्या होगा? एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होती है, वाई भी जीरो होता है बच्चे, जेड भी जीरो होता है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बोलेगा कोई यहाँ पर? ओरिजिन से ये मास पार्टिकल कितनी दूरी पे है बच्चे? 6 मीटर। देखना ये क्लियर है आपको कि नहीं? हाँ जी बच्चों, ये क्लियर है आपको?
Yes, sir. ये कोऑर्डिनेट्स जो लिखे हैं मैंने, ओरिजिन पर एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, जेड भी 0 होता है। एक्स एक्सिस पर अकेला ये 2m ओरिजिन से कितने दूरी पे है, 6 मीटर, तो 6 0 0 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट लिखने आपको आने चाहिए। ये मुझे बताना, अगर ये x 0 0 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, जल्दी बोलो। हाँ जी बच्चों, ये वाला पॉइंट बोलो। 0 0 y 0, वेरी गुड। ये वाला पॉइंट बोलो बच्चे। 0 0 z 0 0 z। अच्छा, ये वाला पॉइंट बोलो, देखते हैं कौन बताता है। Sir, X, Y, 0. x y 0, वेरी गुड। ये वाला पॉइंट बताओ क्या होता है। X, 0, x Z. 0 z x 0 z, वेरी गुड। ये वाला बताओ। 0, Y, Z. 0 y z। कोई दिक्कत तो नहीं है No, sir. बच्चे? मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ। अब आप न्यूज सुन ही रहे होगे, टोटल एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज हो गया। Yes, sir. टोटल एजुकेशन सिस्टम जो बच्चे चेंज हो गया। अब आने वाले टाइम में आप आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ नहीं रखना, तो मैथ आप कैंसिल करके कोई और सब्जेक्ट ले सकते हो। साइंस तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ही बनेगी, राइट? तो आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हो। और दूसरी बड़ी बात, पहले जो पेपर होता था, सीबीएसई पेपर कंडक्ट करती थी, उस पेपर के अंदर आपको चीजें लर्न करनी पड़ती थी बच्चों। तो अब ये सिस्टम खत्म हो गया, चीजें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव लेवल होगा प्लस सब्जेक्टिव लेवल होगा, दोनों लेवल का होगा। वो आप तभी क्लियर कर पाओगे बच्चे जब आपको कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड ज्यादा कंसीडर किया जाएगा। वो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए। अब तक बच्चे 12th को पास करते थे, वो सब्जेक्ट को लर्न करते थे। अब सब्जेक्ट आपको लर्न नहीं करना, समझना है। आप क्वेश्चंस पेपर के आंसर तभी कर पाओगे अगर आपको सब्जेक्ट क्लियर है, आपको कंसेप्ट क्लियर है। और दूसरी बड़ी बात, आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, आई थिंक ये पक्का है, बाकी ये पता नहीं टाइम के साथ चेंज हो। सेमेस्टर वाइज 12th का जो पेपर है 2 पार्ट में होगा। ईयर में 2 बार पेपर होंगे सेमेस्टर वाइज। जैसे आपके क्लास 9th में स्कूल एग्जाम्स होते हैं ना, वैसे ही सेमेस्टर वाइज आपके बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे। आपको पता है इसके बारे में आपने पढ़ा है किसी ने? Yes, sir. ओके, सिस्टम बहुत ज्यादा बच्चों चेंज हो गया। ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, आप पर तो होंगी क्योंकि आप अभी करंटली क्लास 11th में हो, तो आपके लिए सर कोई सब्जेक्ट निकाल भी सकते हैं? हाँ, बच्चे जो पसंद नहीं है वो निकाल सकते हैं। जैसे इंग्लिश भी निकाल सकते हैं? हाँ बच्चे, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है इंग्लिश तो शायद कंपलसरी हो। कंपलसरी वैसे उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है कंपलसरी, तो आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट आप पढ़ो, उसमें आप कोई भी कोर्स, डिप्लोमा कुछ भी कर सकते हो। थोड़ी सी और डीपली मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। आजकल में मैं इस पे कंप्लीट स्टडी करूंगा, फिर मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि क्या है। ओके सर। ठीक है ना बच्चे? आप भी पढ़ना थोड़ा बहुत, ठीक है? Yes, sir. हाँ, Yes, लेकिन sir. आप सब्जेक्ट को ना कंसेप्चुअली पढ़ा करो। मैं यहाँ पर आपको कंसेप्चुअली पढ़ाता हूँ, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी बहुत चीजें टफ भी लग रही हूँ। चीजें टफ आपको इसलिए लग रही हैं क्योंकि मैं आपको कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ाता हूँ। मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने लग जाऊँ आपको, मतलब 2 महीने में आपका सिलेबस खत्म कर दूं और आपको चीजें बहुत ईजी लगेंगी, वो एनसीईआरटी लेवल जो बोर्ड लेवल होता है। लेकिन हम जो करते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब यही होता है कि आपको चीजें समझ आए, आप क्रैम ना करो, है ना। तो स्टेप वाइज चलते हैं, टॉपिक कई बार आगे पीछे भी हो जाते हैं बुक से, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। अब सेंटर ऑफ मास मोमेंटम से लिंक्ड है, मोमेंटम इंपल्स से लिंक है, इंपल्स कोलिजन से लिंक है, लेकिन कोलिजन बुक में पहले दिया हुआ है। सर्कुलर मोशन कहां पर जाकर किया मैंने, सर्कुलर मोशन वर्क पर एनर्जी से लिंक्ड है, लेकिन बुक में काइनेमेटिक में दे दिया सर्कुलर मोशन, है ना। वो चीजें थोड़ी सी टफ होती हैं समझने के लिए, अगर आप समझना चाहते हो तो उसके लिए चीजों को आगे पीछे करके पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं करवाता हूँ। और अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ोगे और कॉपी अच्छी सी बनाओगे और उन कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छे ढंग से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एससी वर्मा की बुक भी मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे मैं करता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंगली वो कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। एससी वर्मा भी बुक में भी यही है। इवन दो जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट देता हूँ ना, आप वो मुझसे लिया करो बच्चे, प्रैक्टिस शीट जो मैं आपको देता हूँ कि सॉल्व एग्जांपल वाली कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम, वो भी मेरे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे मैं करवाता हूँ कंसेप्ट, वो भी उसी के अकॉर्डिंग है। कंपटीशन के लिए दोनों बुक्स हैं और दोनों ही हमारे अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे मैं करवाता हूँ वैसे वैसे ही ये कॉन्सेप्ट्स इनमें कवर होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रदीप में तो चीजें ऊपर नीचे होंगी। प्रदीप +1 की प्रदीप का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा आपको दिक्कत देगी क्योंकि उसमें चीजें ऊपर नीचे होती हैं। +2 की तो मैं लाइन टू लाइन कवर करवा लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये देख लिया आपने। अब क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये क्वेश्चन है बच्चे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आपने ना सेंटर ऑफ मास कल कंटिन्यूस सिस्टम का पढ़कर आना है, ये पढ़कर आना बच्चे पहले कंटिन्यूस सिस्टम का। ओके सर। डिस्क्रीट मास सिस्टम का तो मैं करवा ही रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स आपने और सॉल्व करनी है, कुछ जितनी मुझसे हुई मैं आज करवा देता हूँ, लेकिन कंटिन्यूस तो पढ़ना है। डिस्क्रीट हुआ तो डिस्क्रीट भी पढ़ लेना। अगर आपने ये पढ़ लिया, 2-3 घंटे लगा लिए कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, तो आपका ये चैप्टर ही हो गया पूरा। आप ये मान के चलना, आपको चैप्टर में इंटरेस्ट बन जाएगा इस चैप्टर में। हाँ जी बच्चे, इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। बच्चे मुझे ये बताओ, इसको मैं पहले r1 वेक्टर को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लूं, 0i कैप 0j कैप 0k कैप। इसको पोजीशन वेक्टर को मैं r2 की फॉर्म में लिख लूं, 6i कैप 0j कैप 0k कैप। ये तो आपको आता है ना वेक्टर लिखना। यस सर। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है बच्चे। m1 r1 की वैल्यू कितनी होती है, 0i कैप 0j कैप 0k कैप। m2 r2 की वैल्यू कितनी है, 6i कैप 0j कैप 0k कैप। m1 कितना है बच्चे, m1 हमें मास दिया हुआ होगा बच्चे, m1 हमें दिया हुआ है, m दिया हुआ था, ये 2m दिया हुआ था, तो ये m था और ये 2m था। m और कितना आ जाएगा बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे, बताओगे? 2m 6/3m, m से m कट गया, इससे ये कट गया, साथ में i कैप था, ये आ गया 2i कैप। दैट्स इट। यानी सेंटर ऑफ मास 2i कैप है या 4i कैप है? 4, 2 into 2 4i कैप। बच्चों देखना है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। 4i कैप मतलब कहां लाई करेगा, किसके पास लाई करेगा? सेंटर में तो नहीं लाई करेगा, कहां लाई करेगा? 4 तो यहां पर होता है, ये है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया? यस सर। बच्चों आगे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं सेंटर ऑफ मास के, और अगला क्वेश्चन है, रब कर रहा हूं मैं इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर रहा हूं मैं अगला। बच्चे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, r1 वेक्टर जो मुझे दिया हुआ, जल्दी से करके दिखाओ, 4j कैप k कैप मीटर। r2 वेक्टर जो बच्चे दिया हुआ, i कैप j कैप k कैप मीटर। r3 वेक्टर दिया हुआ है, 2i कैप -j कैप -2k कैप मीटर। सेंटर ऑफ मास आपने बच्चों कैलकुलेट करना है। मुझे m1 m2 m3 जो गिवन है 1 kg 2 kg 3 kg, तीनों का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है।
कौन करके दिखाएगा तीनों का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट? फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, जल्दी से अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो बच्चे और आंसर बताओ मुझे। आई कैप 2 आई कैप 6 आई कैप कितना हो गया? 6 2 8 और 1 9 आई कैप। 4 जे कैप 2 जे कैप 6 हो गया, -3 3 जे कैप। 2 के कैप 3 में से -6 माइनस किया, -3 के कैप अपॉन जे। ये आंसर है आपका। समझ आया कि नहीं बच्चों? समझ आया कि नहीं? आगे से। Yes, sir. रब कर दूं? नो सर। जल्दी से करो बच्चे फटाफट। सर हाँ बच्चे। सर रिकॉर्डिंग भेजना, आज नेटवर्क इशू आ रहे हैं। ओके ओके बच्चे, नो प्रॉब्लम। आना है संचित आज तुमने? नहीं सर, आज ना बारिश हो रही है तो फिर ओके। मिलेगा। मैं रब कर रहा हूँ इसको बच्चे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके दिखाना। Four particles of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed at the four vertex of A, B, C and D of a square of side 1 meter. Find the position of center of mass of the particle. Solution। एक दो क्वेश्चन मैं और प्रैक्टिस करवा दूं, फिर इसके बाद आप नहीं करने हैं सारे क्वेश्चन। ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, x एक्सिस है। कहता एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। स्क्वायर पर पॉइंट है A, B, C, D। मास पार्टिकल M1, M2, M3, M4। मास पहले का कितना है? 1 kg, दूसरे का 2 kg, तीसरे का 3 kg, फोर्थ का 4 kg। इसके बाद हमें बच्चे क्या कह रहा है? हमें साइड इसकी 1 मीटर दी हुई है, तो कोऑर्डिनेट फटाफट बताएगा। कौन बताएगा मुझे कोऑर्डिनेट? ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चे जल्दी? बच्चे ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? M4 0 वेरी गुड, 0 0। ये वाला क्या होगा बच्चे? 0 1 0 1 0 1। अच्छा बच्चे ये क्या होगा बच्चे? 1 2 1 ये कितना होगा बच्चे? 1 1 ओ वेरी गुड। ये बच्चे 1 0। वेरी गुड। तो बच्चे मैंने इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है XCM एंड YCM।
एक्ससीएम का फॉर्मूला m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 बाय m1 m2 m3 m4। आपको इसको r की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मुझे x1 x2 की वैल्यू पता है। m1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, जल्दी बोलो। 1 इंटू x1 कितना है बच्चे, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, ये मेरा x3 है, ये मेरा y3 है, ये मेरा x4 है, ये मेरा y4 है। हाँ जी जल्दी बोलो, x1 कितना है, 0। मीटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी बच्चे, आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ की प्रॉब्लम्स कल और डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 तो आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे 2.5। इसी तरह YCM कैलकुलेट करके बताना। ऐसे क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको इसकी शीट भी भेजूंगा बच्चे, ठीक है। ओके सर।